गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हो आप सभी? होप यू ऑल आर फाइन एंड प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर अपकमिंग नीट एग्जामिनेशन। लास्ट क्लास में हमने कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पे बेस्ड नीट एग्जाम के पीवाई क्यू डिस्कस किए थे। आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम पावर पे बेस्ड पीवाई क्यू डिस्कस करने वाले हैं। पावर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपने बड़े ही पेशेंस के साथ इस क्लास को अटेंड करना है। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना है और क्लास को आप शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट का बेनिफिट हो सके। सो पावर, आज की क्लास का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें ना क्या सिचुएशन गिवन है। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो डिस्प्लेसमेंट है एक पार्टिकल की, जो पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट है ना वो ना टाइम डिपेंडेंट आपको गिवन है। और जो डिस्प्लेसमेंट है उसको कैसे एक्सप्रेस किया हुआ है, टाइम के ना लीनियर फंक्शन की फॉर्म में एक्सप्रेस किया हुआ है। अगर आप ना डिस्प्लेसमेंट को एक्सप्रेस करते हो एस से, तो डिस्प्लेसमेंट आपको गिवन है ट्वाइस ऑफ टी माइनस वन, यानी कि टाइम और डिस्प्लेसमेंट में कैसा रिलेशन है, लीनियर रिलेशनशिप है। होप आपको ये क्लियर हुआ होगा यहाँ से। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए फोर्स, उस पे ना फोर्स कितना एक्ट कर रहा है पार्टिकल पे, पार्टिकल पे ना 5 न्यूटन का फोर्स एक्ट किया। द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर इज, क्योंकि हम पावर के न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो आपको ना इंस्टेंटेनियस पावर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर आपको ना इंस्टेंटेनियस पावर की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, इट कैन बी रिप्रेजेंट एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स विद वेलोसिटी। इसका रीजन क्या है, पावर एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है और एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी को आप दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। आपको ना, क्योंकि जैसे यहाँ पे ना फोर्स की वैल्यू गिवन है, वैसे तो ये भी ना मैग्नीट्यूड की टर्म्स में ही गिवन है, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इसी क्लास में हमारे पास ना कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जिसमें आपके पास ना फोर्स और वेलोसिटी वेक्टर को ना वेक्टर की फॉर्म में एक्सप्रेस किया होगा। सो इंस्टेंटेनियस पावर का एज, या हम यहाँ लिखें एज इंस्टेंटेनियस पावर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स विद वेलोसिटी। अब एक बात हमको ना यहाँ से समझनी पड़ेगी कि जो अप्लाइड फोर्स है ना उसी की डायरेक्शन में वेलोसिटी है, यानी कि उसी की डायरेक्शन में जो है ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट हुई है। यानी कि सिंपली इंस्टेंटेनियस पावर जब आपको लिखनी हो तो आप सिंपली उसको ना फोर्स और वेलोसिटी का प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हो। अब आपको ना डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, सो वेलोसिटी निकालने के लिए हेयर, अगर आपको ना वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, वेलोसिटी को आप ना डिस्प्लेसमेंट के रेट ऑफ चेंज की टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, डी एस डिवाइडेड बाई डी टी की टर्म्स में आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो। वेलोसिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डेरिवेटिव आपको किसका करना है, ट्वाइस ऑफ टी माइनस वन का। टी का टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव वन और माइनस वन का डेरिवेटिव जीरो, तो ये आपको वैल्यू मिलती है टू। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप ना इंस्टेंटेनियस पावर की वैल्यू फाइंड आउट करते हो इज इक्वल टू फोर्स की वैल्यू आपको कितनी गिवन है 5 न्यूटन, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू आपको कितनी मिल गई यहाँ से 2 इज इक्वल टू 10, और पावर को आप मेजर करते हो वोट के अंदर, 10 वोट इज द रिक्वायर्ड आंसर। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है एसआई यूनिट, तो पावर की एसआई यूनिट वोट होती है। सो 10 वोट इज द रिक्वायर्ड आंसर। होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। स्टिल यू हैव एनी डाउट देन यू कैन मैसेज मी, यू कैन डिस्कस द डाउट वाया मैसेज। नेक्स्ट वन इज, अब इस क्वेश्चन में ना क्या सिचुएशन गिवन है, एक कुली है वो ना 1 मिनट का टाइम लेगा एक सूटकेस को रेज करने के लिए 2 मीटर की हाइट पे, लेकिन जो सेकंड कुली है वो सेम वेट को सेम हाइट तक राइज करने में ना उसका 50% टाइम लेता है, यानी कि 30 सेकेंड। सेम सूटकेस टू द सेम हाइट, द पावर ऑफ द कूली आर इन द रेशो। पावर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो जरा, जो अमाउंट ऑफ वर्क डन परफॉर्म किया दोनों कूलीज ने, वो अमाउंट ऑफ वर्क डन इक्वल है। क्यों, सेम मास के ऑब्जेक्ट को सेम हाइट तक राइज करने में कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन परफॉर्म करना पड़ेगा, इज इक्वल टू द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। हेयर अमाउंट ऑफ वर्क डन
बाय बोथ कूलीज इन अपलिफ्ट द सूटकेस। अगर आप ना सबसे पहले यहाँ ना अमाउंट ऑफ वर्क डन की वैल्यू फाइंड आउट करो, इज इक्वल टू वो रहेगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सूटकेस। पोटेंशियल एनर्जी जो सूटकेस की चेंज होगी उसके अंदर उतना अमाउंट ऑफ वर्क डन परफॉर्म किया गया। इसका मतलब क्या हुआ, जो अमाउंट ऑफ वर्क डन उसको मास ऑफ द सूटकेस एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और जितनी हाइट से उसको राइज कर दिया, स्टिल इज इक्वल टू। अच्छा यहां पे मान लीजिए टू रेज थ्रू ए हाइट ऑफ 2 मीटर, 2 मीटर की हाइट आपको गिवन है। एक्सेलेरेशन को आप ना मान लीजिए अगर 10 भी कंसीडर करते हो यहाँ पे, मान लीजिए सूटकेस का मास m है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को चलो हम 9.8 कंसीडर करते हैं, कितनी हाइट से उसको डिस्प्लेस कर दिया, ट्वाइस 2 मीटर से। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 19.6 इंटू एम। एज पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क दैट इज, पावर को आप ना कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। सो अगर यहां पे द पावर ऑफ द टू कूलीज आर इन द रेशो, सो P1 डिवाइडेड बाय P2 इज इक्वल टू, तो सिंपली क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, हम क्या लिख सकते हैं, पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द टाइम। सो P2 बाई P1 इज इक्वल टू T2 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू, दूसरे कूली को कितना टाइम लगा, 30 सेकंड लगे, पहले को कितना टाइम लगेगा, 1 मिनट, यानी कि 60 सेकंड इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2। सो जिसने ना कम अमाउंट ऑफ टाइम में उसको अपलिफ्ट किया यानी कि सेकंड कूली ने, उसकी पावर ज्यादा बन जाएगी। सो जैसे कि आप यहां से देख रहे हो, अगर आप ना P1 रेशो P2 की वैल्यू फाइंड आउट करो, द पावर ऑफ द टू कूलीज आर इन द रेशो, क्योंकि दूसरे की पावर डबल है पहले के कंपैरिजन में, सो 1:2 इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो इस तरीके से सेम अमाउंट ऑफ वर्क डन को परफॉर्म करने के लिए जो पावर है वो ना टाइम के इनवर्स पर डिपेंड करेगा। जो कूली कम टाइम में उसको अपलिफ्ट करेगा उसकी पावर कितनी हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी पहले वाले कूली के कंपैरिजन में। नेक्स्ट वन इज, एक पार्टिकल है, पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर की फॉर्म में गिवन है, हॉरिजॉन्टली अंडर द एक्शन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स, उस पे जो अप्लाइड फोर्स है, फोर्स भी ना वेक्टर फॉर्म में गिवन है, इतना अप्लाइड फोर्स है। द इंस्टेंटेनियस पावर सप्लाइड टू द पार्टिकल इज, अब जैसा कि अभी हमने रिप्रेजेंट किया था, जो इंस्टेंटेनियस पावर है, इंस्टेंटेनियस पावर है को आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, फोर्स और वेलोसिटी के ना डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। अब आपको तो फोर्स यहाँ पे ना वेक्टर फॉर्म में गिवन है और वेलोसिटी भी आपको क्या है, वेक्टर फॉर्म में गिवन है। इसका मतलब क्या हुआ, स्टिल इज इक्वल टू, अब आप यहाँ पे ना फोर्स की वैल्यू पुट कर दो। सबसे पहले फोर्स आपको कितना गिवन है, 10I प्लस 10J प्लस 20K, वेक्टर फॉर्म में गिवन है। अब इसका आपने ना डॉट प्रोडक्ट कंसीडर करना है वेलोसिटी के साथ। अब यहाँ पे ना वेलोसिटी को भी ना वेक्टर फॉर्म में आप एक्सप्रेस कर दीजिए। वेलोसिटी की वैल्यू कितनी गिवन है, 5I माइनस में 3J प्लस में क्या आ जाएगा, 6K। इंस्टेंटेनियस पावर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यही उसका फॉर्मूला होता है इंस्टेंटेनियस पावर का, स्टिल इज इक्वल टू। अब जैसा कि आपको पता है I.I 1 होता है, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 10 मल्टीप्लाई विद 5, J.J भी 1 होता है, तो ये आ जाएगा माइनस में 10 मल्टीप्लाई विद 3, K.K 1 होता है, और I का J और K के साथ डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू 0 हो जाएगी। सो यहाँ पे आप सिंपल लिख सकते हो, 20 को अपना 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, स्टिल इज इक्वल टू, ये वैल्यू आपको मिलती है 50 माइनस में ये वैल्यू आपको मिलती है 30 प्लस ये वैल्यू आपको मिलती है 120, स्टिल इज इक्वल टू। 50 में से 30 सब्ट्रैक्ट करोगे, 120 में ऐड करोगे 140, और आंसर आपका आएगा वोट के अंदर, क्योंकि पावर को मेजर करते हैं वोट के अंदर। फोर्थ ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड आंसर। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, इंस्टेंटेनियस पावर पे बेस्ड हमारा ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन इज, अब ये क्वेश्चन आपने ना सेल्फ से ट्राई करना है, डू इट योर सेल्फ, जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन है, बाय यूजिंग फॉर्मूला, जो अभी हमने फॉर्मूला यूज किया था
कौन सा, क्योंकि इंस्टेंटेनियस पावर पूछ रखी है ना, इंस्टेंटेनियस पावर को आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, फोर्स और वेलोसिटी जो दो वेक्टर गिवन है उनके ना डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में आप एक्सप्रेस कर सकते हो। फोर्स आपको वेक्टर फॉर्म में गिवन है यहाँ पे, और वेलोसिटी भी आपको वेक्टर फॉर्म में गिवन है। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इज, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने ध्यान से देखना है, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। एक बॉडी का ना मास आपको गिवन है, मास कितना वैल्यू गिवन है आपको ना, 1 किलोग्राम का मास गिवन है। बिगिंस टू मूव अंडर द एक्शन ऑफ ए टाइम डिपेंडेंट फोर्स। इस बार आपको ना फोर्स टाइम डिपेंडेंट गिवन है। फोर्स की वैल्यू कितनी गिवन है टाइम के टर्म्स में, ट्वाइस ऑफ टी आई प्लस 3t², और ये जे, इतने न्यूटन का फोर्स आपको गिवन है। व्हाट पावर विल बी डेवलप बाय द फोर्स एट द टाइम टी। आपको ना पावर की वैल्यू ना टाइम टी पे फाइंड आउट करनी है, और ध्यान रखना ये ना इंस्टेंटेनियस पावर की ही वैल्यू आपको ना फाइंड आउट करनी है। ये नीट एग्जाम में 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखना जरा, एज पावर इज इक्वल टू, पावर को आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स विद वेलोसिटी। और ये कौन सी पावर है, ये इंस्टेंटेनियस पावर है। क्योंकि जब भी आप ना टाइम डिपेंडेंट पावर की बात करते हो, यानी कि पावर की वैल्यू किसी भी पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे, जैसे 1 सेकंड के बाद, या फिर आफ्टर 10 सेकंड, आफ्टर 25 सेकंड, तो वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ही कहलाती है। और इंस्टेंटेनियस वैल्यू को आप ना फोर्स और वेलोसिटी के डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब फोर्स वेक्टर तो आपको एक तरीके से यहाँ पे गिवन है, हमको ना वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखना जरा, यहां पे लिखा हुआ बिगिन्स टू मूव। बिगिन्स टू मूव का क्या मतलब है, जो इनिशियल वेलोसिटी है ना, ये ध्यान रखना, जो इनिशियल वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की वो क्या है, 0। इस बात का आपने ध्यान रखना है। नाउ अगर आप उसकी ना एक्सेलेरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करते हो, जो फाइनल वेलोसिटी है पहले वो फाइंड आउट करते हैं, ये बन जाएगा u प्लस एक्सेलेरेशन इनटू में टाइम। इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि उसकी एक्सेलरेशन क्या होती है, टाइम डिपेंडेंट उसकी एक्सेलरेशन है। इसका मतलब आप उसको ना कैसे एक्सप्रेस करोगे, dv इज इक्वल टू, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन को आप एक्सप्रेस करते हो फोर्स डिवाइडेड बाय मास, और यहां पे आपको लिखना पड़ेगा dt, स्टिल इज इक्वल टू, टोटल वेलोसिटी निकालने के लिए आपको ना इंटीग्रेशन करना पड़ेगा dv का। डीवी के इंटीग्रेशन का क्या मतलब है, फोर्स को ना मास से डिवाइड कर दो। फोर्स के आपके पास एक ना वेक्टर फॉर्म में गिवन है, मास उसका 1 किलोग्राम है। जब आप ना फोर्स को डिवाइड करते हो तो आपको क्या वैल्यू मिलती है, ट्वाइस ऑफ टी आई प्लस 3t² जे, और ये वैल्यू आपके पास बन जाएगी dt। होप आपको यहां तक का कंसेप्ट समझ में आया होगा। फर्दर अगर आप इसको ना सोल्व करते हो, इसका मतलब है जो आपके पास फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू आएगी, वेलोसिटी भी हमारे पास एक ना वेक्टर फॉर्म में आएगा, क्योंकि जब ना फोर्स को वेक्टर फॉर्म में गिवन है, सो वेलोसिटी की वैल्यू जब आप फाइंड आउट करोगे वो भी वेक्टर फॉर्म में ही आएगी, ना कि मैग्नीट्यूड की टर्म्स में। और क्योंकि एक रैंडम टाइम पे इसको कैलकुलेट करना, तो आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे 0 से टाइम t तक। इस बात का आपने ध्यान रखना है। अब 2a का कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, t का इंटीग्रेशन बनेगा t² डिवाइडेड बाई 2, और इसकी वैल्यू है 0 से लेके टाइम t तक, प्लस दोबारा फिर जब आप इसको इंटीग्रेट करते हो, हम ऐसा करते हैं, हाँ ऐसे लिख लेते हैं इसको, प्लस थ्राइस ऑफ t² का इंटीग्रेशन बन जाएगा t³ डिवाइडेड बाई 3, और यहाँ पे ना वेक्टर का सिंबल तो लगाना ही पड़ेगा, यहाँ पे बन जाएगा सिंपल i, और प्लस ये है 0 से लेके t, और ये बन जाएगा j, स्टिल इज इक्वल टू। सो फाइनल वेलोसिटी जो आपके पास आई है, अगर आप ना टाइम की वैल्यू पुट कर देते हो तो आपको ये वैल्यू मिलती है t² i प्लस, और ये आपके पास बन जाएगा t³ j। ये आपके पास है ना फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे एक तरीके से। अब जब आपको ना इंस्टेंटेनियस पावर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इंस्टेंटेनियस पावर की वैल्यू आप ना कैसे फाइंड आउट करोगे, सो इंस्टेंटेनियस पावर की वैल्यू हमने लिखी थी डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स विद वेलोसिटी से, यानी कि इक्वेशन 1 में ना ये वैल्यू हम ना पुट कर देते हैं यहाँ पे। इसके बाद फोर्स की वैल्यू जो आपको गिवन है, क्या वैल्यू गिवन है, 2ti प्लस में ये बन जाएगा 3t² j। अब आपने इसका ना डॉट प्रोडक्ट कंसीडर करना है वेलोसिटी वेक्टर के साथ। जब आप इसका ना वेलोसिटी वेक्टर के साथ ना डॉट प्रोडक्ट कंसीडर करते हो, वेलोसिटी की वैल्यू आपके पास कितनी आई है, ये वैल्यू आई आपके पास t² i प्लस t³ j।
कितनी वैल्यू आई है, टी क्यूब जे, स्टिल इज इक्वल टू आई डॉट आई 1 हो जाएगा, तो ये आपके पास वैल्यू बन जाएगी ट्वाइस ऑफ टी का क्यूब प्लस, और ये आपके पास बन जाएगा थ्राइस ऑफ टी रेस टू पावर 5, और ये आपके पास जो आंसर आएगा ये वोट में आएगा। टी की पावर क्यूब है और टी की पावर 5 है, ट्वाइस ऑफ टी का क्यूब थ्राइस ऑफ टी रेस टू पावर 5, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड आंसर। So, in this manner, you can proceed and find out the value of power if the value of force is in vector terms are given. Next one is, एक इलेक्ट्रिकल लिफ्ट है, उस पे ना जो मैक्सिमम लोड सस्पेंड किया हुआ वो है 2000 किलोग्राम, लिफ्ट और पैसेंजर का मिला के। वो ना अपवर्ड मूव कर रही है, उसकी ना कांस्टेंट स्पीड आपको गिवन है। अगर आप ना ये टोटल लोड, क्योंकि ये किलोग्राम में आपको गिवन है, तो ये मास के टर्म्स में कंसीडर होएगा। मास, टोटल मास जो आपको गिवन है वो आपको कितना गिवन है, 2000 किलोग्राम, लिफ्ट और पैसेंजर का। वो कितनी स्पीड से, मान लो स्पीड से आपको ना यू से एक्सप्रेस करते हो, ये बन जाएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड। द फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग द मोशन इज, अब यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा, जो उसकी मोशन का अपोज कर रहा है, उसकी वैल्यू आपको कितनी गिवन है, ये वैल्यू आपको गिवन है 3000 न्यूटन। द मिनिमम पावर डिलीवर्ड बाय द मोटर टू द लिफ्ट इन वोट इज, मिनिमम कितनी पावर वो ना डिलीवर करेगी। अब देखना जरा, जो टोटल उसके ऊपर ना टोटल फोर्स होगा, लिफ्ट जब अपवर्ड मूव करेगी तो वो फ्रिक्शनल फोर्स को भी तो ओवरकम करेगी, तभी तो वो फर्दर मूव कर पाएगी। तो यहां पे आप जब ना कंसीडर करते हो टोटल अपवर्ड फोर्स ऑन द लिफ्ट, लिफ्ट पे ना टोटल अपवर्ड फोर्स कितना एक्ट करेगा, जो टोटल मास है उसको आपने जस्ट ना एक तो ना एक्सेलेरेशन से मल्टीप्लाई कर देना, मिनिमम पावर डिलीवर्ड बाय द मोटर, क्योंकि हम सबसे पहले ना, अच्छा ये कांस्टेंट स्पीड, आपको कांस्टेंट स्पीड की वैल्यू आपको गिवन है, कांस्टेंट स्पीड ऑफ दिस मास इनटू एक्सेलरेशन प्लस में आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रिक्शनल फोर्स। अब इतने मास को ना अपलिफ्ट करने के लिए अगेंस्ट ग्रेविटी उसका मोशन है, क्योंकि लिफ्ट का मोशन जब वो ना अपवर्ड मूव करती है वो अगेंस्ट ग्रेविटी मूव करती है। सो यहां पे जो आपको ना एक्सेलरेशन कंसीडर करनी पड़ेगी हेयर, ये आप मेंशन कर देते हैं, जो एक्सेलरेशन है वो किसके इक्वल हो जाएगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के। सो इसका मतलब है जो टोटल यहाँ पे ना अपवर्ड फोर्स एक्ट करेगा तो वो बन जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लस फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू आपको ना न्यूमेरिकल टर्म्स में ही गिवन है, स्टिल इज इक्वल टू टोटल मास की वैल्यू आपको गिवन है 2000, यानी कि 2 इंटू 10⁻³ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आपको 10 कंसीडर करनी है, प्लस फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू आपको कितनी गिवन है 3000, 3 इंटू 10⁻³ स्टिल इज इक्वल टू, तो टोटल अपवर्ड फोर्स जो उस पर एक्ट करेगा तो ये आपके पास आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 30 और 10⁻³ तो है ही आपके पास ऑलरेडी, 20 + 3 ये आपके पास आ जाएगा 23 इंटू 10⁻³ यानी कि 23,000, और ये आपके पास आएगा न्यूटन के अंदर। अब आपको ना पावर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पे, जब आप यहाँ पे ना पावर की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, सो पावर को आप कैसे लिख सकते हो, रेट ऑफ डूइंग वर्क स्टिल इज इक्वल टू, अभी तक तो हमने अपवर्ड फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट किया है, द मिनिमम पावर डिलीवर्ड बाय द मोटर टू द लिफ्ट इन वोट इज, पावर को आप कैसे लिखोगे, रेट ऑफ डूइंग वर्क, अच्छा पावर को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, रेट ऑफ डूइंग वर्क की टर्म में मत लिखो, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स और वेलोसिटी लिख दो। अब यहाँ पे ना फोर्स और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम है, क्योंकि लिफ्ट ना अपवर्ड मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड के साथ, फोर्स की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ही लिया है, तो ये आपके पास आ जाएगा 23,000, इसको जस्ट आप ना वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, 1.5 का मतलब है 3/2 से मल्टीप्लाई करना। सो ओवरऑल जब आपको ये वैल्यू सोल्व करके मिलती है, आपके पास ये वैल्यू आएगी 3/2, 3/2, यानी कि आपको ना 3 को मल्टीप्लाई करना किससे पड़ेगा, इसका जब आप हाफ करते हो,
सो ये आपके पास जो फोर्स आएगा, पावर आएगा, ये वोट के अंदर आंसर आएगा। और फर्दर जब आप इसको सोल्व करते हो, 0 0 3 4 5 0 थर्ड ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड आंसर। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। फर्दर अगर आपको कोई डाउट हो तो आप डिस्कस कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज, एक इंजन है जो ना वाटर को पंप कर रहा है एक पाइप के थ्रू। वाटर पासिस थ्रू द पाइप एंड लीव्स इट विद ए वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। जो यहाँ पे ना वाटर की जो आपको वेलोसिटी गिवन है, वेलोसिटी की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, सिंपली 2 मीटर पर सेकेंड गिवन है। द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द वाटर, वाटर के केस में आपको ना मास पर यूनिट लेंथ की वैल्यू गिवन है। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। मास पर यूनिट लेंथ को ना म्यू से रिप्रेजेंट कर दीजिए। वो वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 100, कितनी है 100 किलोग्राम पर मीटर पर मिनट, 100 किलोग्राम पर मिनट गिवन है। मास पर यूनिट लेंथ, सॉरी 100 किलोग्राम पर मीटर। व्हाट इज द पावर ऑफ द इंजन, पावर की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखना है यार, यहाँ पे एक ना पावर का एक ऐसा फॉर्मूला है जो आपने अभी तक शायद नहीं देखा होगा। पावर के फॉर्मूले को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मास पर यूनिट लेंथ को ना अपना वेलोसिटी के क्यूब से मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई करोगे, वेलोसिटी के क्यूब से। कहां से आया फॉर्मूला, अभी डिस्कस करेंगे। मास पर यूनिट लेंथ की वैल्यू 100 गिवन है, वेलोसिटी की वैल्यू आपके पास 2 है, उसका जब आप क्यूब करते हो तो आपको वैल्यू मिलती है 800 वोल्ट। अब देखना जरा ये फॉर्मूला आया कहां से है, ओरिजिन ऑफ दिस फॉर्मूला, ओरिजिन ऑफ दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपके पास आया कहां से है। एज पावर को आप ना कैसे एक्सप्रेस करते हो, पावर को आप एक्सप्रेस करते हो फोर्स और वेलोसिटी के डॉट प्रोडक्ट से। इसका मतलब क्या हुआ, फोर्स को आप क्या लिख सकते हो, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो ये बन जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू वेलोसिटी। होप आपको यहां तक का कंसेप्ट समझ में आया होगा। स्टिल इज इक्वल टू, अब हम क्योंकि ना हमको मास पर यूनिट लेंथ की बना, मास को अपना लेंथ से डिवाइड कर दोगे और ये बन जाएगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को आप लिख दोगे वेलोसिटी मल्टीप्लाई विद टाइम, और जो डिवाइड में लेंथ था उसको अपना वेलोसिटी के पेयर के साथ बना दो ऐसे करके। स्टिल इज इक्वल टू, हमने एक तो ना मास पर यूनिट लेंथ को रिप्रेजेंट किया हुआ म्यू से, इसका आपको पता होना चाहिए। वेलोसिटी का क्यूब कैसे आएगा, v इंटू वी, ये बन जाएगा आपके पास v का स्केयर। उसके बाद है जो यहाँ पे ना लेंथ और टाइम है, लेंथ और टाइम आपके पास है ना वेलोसिटी को ही एक्सप्रेस करेगा। लेंथ और टाइम किसको एक्सप्रेस करेगा, यहाँ पे वेलोसिटी को एक्सप्रेस करेगा। तो ये आपके पास बन जाएगा म्यू इंटू वी का क्यूब। तो ये आपके पास है ना पावर का फॉर्मूला आ जाएगा। अगर आपको ना मास पर यूनिट लेंथ गिवन हो और वेलोसिटी गिवन हो तो पावर का फॉर्मूला आपने याद रखना है, मास पर यूनिट लेंथ इनटू क्यूब ऑफ द वेलोसिटी। वही हमने यहाँ पे ना इंप्लीमेंट किया फॉर्मूला। होप आपको ये समझ में आया होगा कंसेप्ट। नेक्स्ट वन इज हाउ मच वाटर, इस बार आपको ना वाटर की कैपेसिटी निकालनी है और ये लीटर के अंदर आंसर आया हुआ है। वाटर की कैपेसिटी आपको ना फाइंड आउट करनी है। पंप ऑफ पावर, इस बार आपको ना पंप की ना पावर ऑलरेडी गिवन है, 2 किलो वोल्ट पावर आपको गिवन है पंप की, यानी कि 2 इंटू 10⁻³ वोल्ट पंप की पावर आपको गिवन है। कैन रेज इन 1 मिनट, टाइम की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड टू ए हाइट ऑफ 10 मीटर, कितनी हाइट तक उसको राइज करना है, 10 मीटर तक। और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आपको यूज करनी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखो जरा, पावर का फॉर्मूला आप कैसे एक्सप्रेस करते हो, वर्क डन पर यूनिट टाइम। रेट ऑफ डूइंग वर्क ही तो पावर होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क ही तो क्या होता है हमारे पास, पावर होता है। हाउ मच वाटर, मास की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा, जितनी मास की ना पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी, mgh डिवाइडेड बाय टाइम, और ये बन जाएगा पावर। स्टिल इज इक्वल टू, मास की वैल्यू कितनी आएगी, पावर को अपना टाइम से मल्टीप्लाई कर दो और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू हाइट की वैल्यू से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो, यानी कि मास की वैल्यू कितनी है। अब पावर की वैल्यू आपको कितनी की बना, 2 किलो वोट, यानी कि 2 इंटू 10⁻³
टाइम कितना लगा 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड लगा। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू को 10 यूज करना है, कितनी हाइट तक अपलिफ्ट करना है, 10 मीटर की हाइट तक उसको अपलिफ्ट करना है, स्टिल इज इक्वल टू। अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी, 6 को 2 से करोगे ये वैल्यू आपके पास 12 आती है, और डबल जीरो, यहां तक आपके पास जो आंसर है ना, ये आपके पास आंसर आएगा एक तरीके से लीटर में, या फिर आप ये भी बोल सकते हो, अगर ये आंसर आपके पास है ना ग्राम के अंदर आता है, ग्राम के अंदर कैसे आएगा, जैसे हमने यहां पे ना, अच्छा 1200 लीटर, 1 लीटर के अंदर आपके पास ना, एक मिनट रुको, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी, 6 2 12, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हाइट की वैल्यू 10 है, पावर की वैल्यू 2 किलो वोल्ट है, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, ये वैल्यू हमने सही यूज किया, पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को वैल्यू को डिवाइड कर दिया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी। हाँ जी, यहाँ तक कैलकुलेशन हमारी ठीक है, 1200, बस आपके पास ये आंसर ना लीटर के अंदर आ जाएगा, क्योंकि आप ये मान के चलो कि जो 1 किलोग्राम है ना, 1 किलोग्राम वो 1 लीटर के इक्वल हो जाएगा, 1 किलोग्राम किसके इक्वल हो जाएगा, दोबारा बता रहा हूं, 1 लीटर के इक्वल हो जाएगा, यानी कि 1000 ग्राम 1000 मिली लीटर के इक्वल हो जाएगा, उस बेसिस पे ये कैलकुलेशन आपके पास आई है। नेक्स्ट वन इज वाटर फॉल फ्रॉम ए हाइट ऑफ, अब आपको हाइट गिवन है, एट द रेट, वाटर का ना रेट गिवन है, यानी कि मास पर यूनिट टाइम गिवन है, मास पर यूनिट टाइम गिवन है वाटर के केस में, कितना है 15 किलोग्राम पर सेकंड, किलोग्राम पर सेकंड। टू ऑपरेट ए टरबाइन, कितनी हाइट से वाटरफॉल हो रहा है, 60 मीटर की हाइट से वाटरफॉल हो रहा है, द लॉस ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्सेस आर 10% ऑफ द इनपुट एनर्जी, जो लॉस है, तो हम यहां पे ये लिख सकते हैं यूजफुल एनर्जी हमारे पास कितनी है, जो पावर मोटर की यूज हो रही है, यूजफुल एनर्जी इज इक्वल टू 90% ऑफ टोटल एनर्जी, यूजफुल एनर्जी कितनी है, हाउ मच पावर इज जनरेटेड बाय द टरबाइन, 90% ऑफ द टोटल एनर्जी है, 90% किसका है, टोटल एनर्जी का, यानी कि 90% किसका, कितनी एनर्जी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल mgh। अब यहां से आपको ना पावर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो पावर की वैल्यू जब आप फाइंड आउट करते हो, यूजफुल जो एनर्जी है या फिर हम वर्क डन कहें, उसका रेट आपको कंसीडर करना है टाइम के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब जो पावर है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 90%, यानी कि 90 डिवाइडेड बाय 100, इसको फर्दर जब आप ना मल्टीप्लाई करते हो, मास एम जी एच डिवाइडेड बाय टाइम, इसका मतलब क्या हुआ, अब आपको ना फर्दर क्या वैल्यू गिवन है, जैसे 90 डिवाइडेड बाय 100 इंटू में मास पर यूनिट टाइम की वैल्यू गिवन आपको ना 50 किलोग्राम पर सेकंड, इंटू में एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू को 10 यूज करना है, कितनी हाइट से उसको अपलिफ्ट किया, 60 मीटर की हाइट से अपलिफ्ट किया। सो फाइनली जो आपके पास आंसर आएगा ना, फाइनली हम ना पावर ही कैलकुलेट करेंगे, और ये किलो वोट के अंदर मेंशन किया हुआ है, सो यानी कि किलो वोट के अंदर ना 1 2 3 000 तो आपने यहाँ पे ना यूज कर लेनी है, 10⁻³ अब डेनोमिनेटर 1 2 3 डेनोमिनेटर की जीरो को एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, 15 को जब आप ना 6 से मल्टीप्लाई करते हो 90 आ जाता है, 90 की जीरो 10 से कैंसिल कर दो, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करके 81 और उसको 10 से आप डिवाइड कर दोगे, तो ओवरऑल आपके पास आंसर आ जाएगा 8.1 किलो वोट, 8.1 ऑप्शन में है, हाँ जी, थर्ड वन इज द रिक्वायर्ड आंसर, क्योंकि 90% टोटल एनर्जी यूजफुल थी, जो पानी को जब आपने एक हाइट से फॉल कर रहे थे वो टरबाइन को रोटेट कर रहा था, 90% एनर्जी का कंजप्शन हो रहा था, 10% एनर्जी लॉस हो गई थी। नेक्स्ट वन इज, एक कार का ना मास आपको गिवन है m, कार का मास कितना गिवन आपको, m गिवन है, यहां पे आपके पास एक कार है, उस कार का जो मास है सिंपली
कार का शीशा नहीं अच्छा बना है ना, ऐसे बना देते हैं। एम उसका मास है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है कार की, 0, एंड एक्सेलरेट सो दैट द इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड टू द कार हैज ए कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। जो इंस्टेंटेनियस पावर है यहाँ पे हेयर, जो इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड किया इस पे, इंस्टेंटेनियस पावर, उसकी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है पी नोट। द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ दिस कार इज प्रोपोर्शनल टू, यानी कि जो इसकी ना फाइनल वेलोसिटी है टाइम डिपेंडेंट, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्योंकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का सिंपली क्या मतलब होता है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उसकी स्पीड कितनी है जो कि टाइम पे डिपेंड करेगी, और यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में वो वेरिएबल भी होगी, तभी तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उसकी वैल्यू हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। इस बात का आपने ध्यान रखना है। कैसे इसको सोल्व करोगे आप यहाँ पे, अगर ध्यान से देखो जरा, क्योंकि ना वेलोसिटी हम ना टाइम डिपेंडेंट कंसीडर करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए क्या उसकी एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट रहेगी, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एज जो इंस्टेंटेनियस पावर है, इंस्टेंटेनियस पावर को आप ना कैसे एक्सप्रेस कर पाओगे, इंस्टेंटेनियस पावर को आप एक्सप्रेस कर सकते हो फोर्स और वेलोसिटी के प्रोडक्ट की टर्म्स में, और ये वैल्यू आपके पास कितनी है, पी नोट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वैल्यू गिवन है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या एक्सेलेरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है। अब फोर्स को आप ना कैसे लिख सकते हो, फोर्स को आप लिख सकते हो मास इनटू एक्सेलरेशन, और इनटू में जो उसकी ना वेलोसिटी है इज इक्वल टू पी नोट। फर्दर जब आप यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो ये वैल्यू बनेगी पी नोट डिवाइडेड बाय मास इनटू वेलोसिटी। अब ये उसकी ना किसी पर्टिकुलर टाइम पे उसकी वेलोसिटी है, तो ये वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी, इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि एक पर्टिकुलर मोमेंट पे तो वेलोसिटी कांस्टेंट ही रहेगी ना, एक पर्टिकुलर मोमेंट पे तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। सो इक्वेशन ऑफ मोशन आर एप्लीकेबल, सो इक्वेशन ऑफ मोशन आर एप्लीकेबल, हेंस यूजिंग, अब कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करना है, क्योंकि आपको उसकी ना वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो हम यूज करेंगे यहां पे यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जब आप यहां पे यूज करते हो तो ये बन जाएगा वी स्केयर माइनस में यू स्केयर इक्वल टू 2as, ऐसा ही कुछ रहेगा, या कोई और इक्वेशन का यूज करें यहां पे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का यूज करते हैं यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यानी कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का यूज करेंगे हम यहाँ पे। तो जब आप v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाओगे, क्योंकि टाइम डिपेंडेंट वेलोसिटी चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस एक्सेलेरेशन की वैल्यू कितनी है, पी नोट डिवाइडेड बाय मास इनटू वेलोसिटी, और साथ में आपने सिंपल टाइम से इसको मल्टीप्लाई कर देना है, और आपको ये बताना है कि ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगी। अब ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर आप ध्यान से देखो जरा, पावर का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ कार इज, अगर हम यहाँ पे ना वी स्केयर इज इक्वल टू यू स्केयर, वी इज इक्वल टू वी स्केयर इक्वल टू यू स्केयर प्लस 2as, और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, टाइम डिपेंडेंट, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलेरेशन की वैल्यू आपके पास नहीं, ये तो लग ही नहीं सकती यहाँ पे, क्योंकि राइट साइड में भी आप ना वेलोसिटी का ही फॉर्मूला यूज कर रहे हो, फिर तो इस हिसाब से आपको ना कौन सी लगानी पड़ेगी यहाँ पे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा के देखें, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हैं यहाँ पे। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का क्या मतलब है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। मान लीजिए कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस उसने ट्रेवल कर लिया, सो यहाँ पे मान लीजिए उसने ऐसा डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू 0 है, एक्सेलरेशन की वैल्यू है पी नोट डिवाइडेड बाय मास इनटू वेलोसिटी, 2 से इसको ऑलरेडी डिवाइड किया हुआ है, ये बन जाएगा t का स्क्वायर। फर्दर जब आप इसकी ना वैल्यू फाइंड आउट करोगे यहाँ पे, फर्दर जो आपके पास वैल्यू आएगी इसकी यहाँ पे, इसके बाद जब आप इसको सोल्व करते हो, वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो ये बन जाएगा पी नोट डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ मास इनटू डिस्प्लेसमेंट, और ये आपके पास बन जाएगा टी स्क्वायर, टी स्क्वायर। इसका मतलब है
वेलोसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? पावर, जो कांस्टेंट पावर है उसके प्रोडक्ट के किसके साथ है? टाइम के स्केयर के। ये बात आपने ध्यान रखनी है कि हमने यहाँ पे ना सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों लगाई, क्यों? फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में ना फाइनल वेलोसिटी ऑलरेडी अपीयर है, तो वो लेफ्ट साइड में भी आएगा, राइट साइड में भी आएगा, जो डायमेंशनली भी इनकरेक्ट हो जाएगा। इस बात का आपने ध्यान रखना है। एक बार मैं इसका आंसर क्रॉस चेक कर लेता हूं। जो इसका आंसर आया हुआ है पी नोट टी स्क्वायर आया हुआ है, एक बार हम देख लेते हैं कि क्या इसका आंसर हमारा ठीक है। इसका आंसर इन्होंने ना जो दिया हुआ है, इसका जो आंसर है वेलोसिटी टाइम के अंडर रूट, यानी कि सेकंड ऑप्शन आया हुआ है इसका, जो इन्होंने कैलकुलेट किया हुआ है ना, इन्होंने जो कैलकुलेट किया हुआ है पावर को, इन्होंने कैसे एक्सप्रेस कर दिया? पावर को इन्होंने इन्होंने ना फोर्स को भी यूज किया हुआ है यहाँ पे। इसका ऑप्शन, एक मिनट रुकना, पावर का तो फॉर्मूला हमने ना करेक्टली यूज कर लिया यहाँ पे। यहाँ पे ना हमने ये देखना है ना, एक्सेलरेट सो दैट इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड टू द कार हैज ए कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ दिस कार इज एंड एक्सेलरेट्स। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन इन्होंने यूज की हुई है, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू है ना, एक मिनट, एक्सेलेरेशन की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होगी यहाँ पे, एक्सेलेरेशन की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होगी, इस बात का आपने ध्यान रखना है। एक्सेलेरेशन की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होगी यहाँ पे। यहाँ पे अगर आप देखो जरा ध्यान से, फोर्स को आप ना कैसे लिख सकते हो? मास इनटू एक्सेलेरेशन इनटू वेलोसिटी, और ये वैल्यू आपको प्रोवाइड करेगी वी नोट, स्टिल इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। एक्सेलेरेशन को आप क्या लिख सकते हो? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डीवी डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू पी नोट, स्टिल इज इक्वल टू, ये वैल्यू आपको प्रोवाइड करेगा v इंटू डी वी इज इक्वल टू, ये वैल्यू आपको प्रोवाइड करेगा पी नोट डिवाइडेड बाय m, और ये वैल्यू बनेगी आपके पास dt। अब आपने यहाँ पे फाइनली इंटीग्रेट करके ही वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, क्योंकि वेलोसिटी ना टाइम डिपेंडेंट है, इसमें यहाँ पे एक्सेलेरेशन कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट नहीं है। क्यों? अगर आप देखो जरा ध्यान से, एक्सेलेरेशन की वैल्यू है पी नोट डिवाइडेड बाय मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी तो उसकी टाइम डिपेंडेंट है, जो हम यहाँ पे फाइंड आउट करना चाहते हैं, क्योंकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना हमने। अब इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू 0 और फाइनल वेलोसिटी मान लीजिए v है, और अगर आप ना टाइम की वैल्यू कंसीडर करते हो, टाइम की वैल्यू 0 से लेके t तक आपने कंसीडर करनी है, स्टिल इज इक्वल टू, इंटीग्रेट करके आपको वैल्यू मिलती है पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, ये वैल्यू आपको मिलेगी पी नोट टी डिवाइडेड बाई एम। इसका मतलब क्या हुआ? फर्दर जब आप इसको ना सोल्व करते हो, फर्दर आपको ना क्या आंसर मिलता है यहाँ से? अगर आप यहाँ से ना वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करते हो, तो ये मिलता है आपके पास ट्वाइस ऑफ पी नोट टी डिवाइडेड बाय एम, तो ये किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा? अंडर रूट टाइम के प्रोपोर्शनल आ जाएगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड ऑप्शन। इस बात का आपने ध्यान रखना है। इससे पहले वाले स्टेप में हमसे मिस्टेक हो गई थी, हमने वेलोसिटी को कांस्टेंट मान लिया था। इसका रीजन क्या है? वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। क्यों? एज जो वेलोसिटी है वो क्या है? टाइम डिपेंडेंट है, टाइम डिपेंडेंट वेलोसिटी है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन इज, एक पार्टिकल है जिसका मास m है, ड्राइवन बाय ए मशीन दैट डिलीवर्ड ए कांस्टेंट पावर। इस बार जो कांस्टेंट पावर है, इस बार जो कांस्टेंट पावर है ना, पावर की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? k के इक्वल। इफ द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, उसकी जो मोशन कहां से स्टार्ट हुई है? इनिशियल वेलोसिटी 0 है। द फोर्स ऑन द पार्टिकल एट टाइम t इज, इस बार आपको ना फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और वो फोर्स कैसा है? वो ना टाइम डिपेंडेंट फोर्स है। अब आप इसको ना पहले वाले क्वेश्चन की तरह प्रोसीड कर सकते हो। पावर की वैल्यू आपको ना कांस्टेंट गिवन है, इसका मतलब क्या हुआ? एज जो पावर है, पावर की वैल्यू क्या है? k, और ये वैल्यू आपको क्या दे रखी है? कांस्टेंट दे रखी है। पावर को आप ना क्या लिख सकते हो? इनिशियल वेलोसिटी 0 है,
इफ द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट द फोर्स ऑन द पार्टिकल एट टाइम टी इज, पावर को आप कैसे लिखोगे, मास इनटू, सॉरी, पावर को कैसे लिखोगे, फोर्स इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू के, जो कि वैल्यू कांस्टेंट है। फोर्स को कैसे लिखोगे, मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू के, स्टिल इज इक्वल टू, क्योंकि आपको ना फाइनली टाइम डिपेंडेंट फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमारा यहाँ पे ये टारगेट है, हम सबसे पहले टाइम डिपेंडेंट वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था। उस वेलोसिटी को जब आप डिफरेंशिएट करोगे आपको टाइम डिपेंडेंट एक्सेलेरेशन मिल जाएगा, और उस एक्सेलेरेशन को जब अपना मास से मल्टीप्लाई करोगे आपको टाइम डिपेंडेंट फोर्स मिल जाएगा। हमारा पहला टारगेट क्या है इसमें, टाइम डिपेंडेंट वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो ये बन जाएगा मास इनटू वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन को आप क्या लिख सकते हो, डीवी डिवाइडेड बाय डीटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू के। इसका मतलब क्या हुआ, फर्दर अगर आप उसको ना एक्सप्रेस करना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो v इंटू डी वी इज इक्वल टू, ये आपके पास बन जाएगा k डिवाइडेड बाय m, और ये बन जाएगा dt। अब दोनों तरफ आप इसको ना क्या कर दोगे, इंटीग्रेट कर दोगे। इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 से स्टार्ट है, मान लीजिए फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल टाइम की वैल्यू 0 मान लीजिए फाइनल वैल्यू t है। फर्दर जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था तो ये बन जाएगा वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, ये बन जाएगा के टी डिवाइडेड बाई एम। हमने ना वेलोसिटी की वैल्यू को तो फाइंड आउट कर लिया। अगेन अगर आप यहां से लिखो दोबारा, अगेन अगर आप यहां पे ना एक्सेलेरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करते हो, एक्सेलेरेशन क्या बन जाएगा आपके पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू, वेलोसिटी को आप ना डिफरेंशिएट कर दोगे, यानी कि d बाई डी टी किसका, वेलोसिटी की जब आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे आपको वैल्यू मिलती है ट्वाइस ऑफ, सॉरी अंडर रूट के अंदर ट्वाइस ऑफ के टी डिवाइडेड बाई एम। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, फाइनली जो आपके पास आंसर आएगा, जो टाइम डिपेंडेंट फोर्स है उसका आपके पास क्या आंसर आएगा, टाइम डिपेंडेंट फोर्स का ये आ जाएगा मास इनटू टाइम डिपेंडेंट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, ये बन जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन की वैल्यू यहां से जब आप फाइंड आउट करते हो, रूट टी का डेरिवेटिव ये बन जाएगा 1 बाय ट्वाइस ऑफ अंडर रूट टी। और सबसे पहले तो अंडर रूट का डेरिवेटिव जब आप करते हो, एक मिनट, मास तो हमने ऑलरेडी लिखा ही हुआ है, इसका जब आप ना डेरिवेटिव करते हो, अंडर रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 अंडर रूट एक्स, 1/2 अंडर रूट एक्स। तो ये कुछ इस तरीके से ना रेसिप्रोकल में चला जाएगा, इनटू में अब अंदर जाके टाइम के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव, तो ये बन जाएगा 2k डिवाइडेड बाय m, स्टिल इज इक्वल टू, m से m कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास ओवरऑल अंडर रूट के अंदर km डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ t, km डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ t, m k डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ t अंडर रूट के अंदर विद इन अंडर रूट, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड आंसर, थर्ड ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो इस तरीके से आप ना फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। आप ना ये क्वेश्चन ना वर्क एनर्जी थ्योरम से भी ट्राई कर सकते हो। यू कैन ट्राई इट बाय यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करके भी आप इसको ना क्या कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। वर्क एनर्जी थ्योरम से भी आप इसको कर सकते हो, करके देख लेना एक बार। नेक्स्ट वन इज, एक पार्टिकल है जिसका मास आपको ना m गिवन है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक पार्टिकल का मास कैपिटल m है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, 0 गिवन आपको, अंडरगोज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसके बाद जो वो एक्सेलरेशन गेन करेगा, मान लीजिए स्मॉल a है, वो ना कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन ये गेन करेगा। इफ द स्पीड एक्वायर्ड इन टाइम t इज, जो स्पीड उसने एक्वायर किया आफ्टर टाइम t, जो उसकी जो वेलोसिटी है वो v है, पावर डिलीवर टू द पार्टिकल इज, पावर की वैल्यू आपको ना फाइंड आउट करनी है, पावर की वैल्यू क्या करनी है आपको इसमें फाइंड आउट करनी है। एज पावर को आप कैसे लिख सकते हो, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स विद वेलोसिटी, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, क्योंकि उसकी ना एक्सेलरेशन कांस्टेंट है,
एज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट, सो यूजिंग, अब कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करें गिवन डाटा के अकॉर्डिंग। आपको ना जैसे इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू गिवन है 0, फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू v गिवन है आफ्टर टाइम t, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का जब आप यूज करते हो, इसका मतलब क्या हुआ, v इज इक्वल टू u प्लस एक्सेलेरेशन इनटू में टाइम। इसका मतलब क्या हुआ, फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलेरेशन को हमने a का नाम दे दिया और टाइम की वैल्यू t है, तो वेलोसिटी बन जाएगी a इंटू कैपिटल T। एक्सेलेरेशन की वैल्यू आप यहां से ना फाइंड आउट कर सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ, वैसे तो आपको ना वेलोसिटी की ही इंफॉर्मेशन मिल गई यहां से, लेकिन कोई बात नहीं, आप यहां से ना एक्सेलेरेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। एक्सेलेरेशन बन जाएगी v डिवाइडेड बाई टी। अब देखना जरा, नाउ अब आपको ना पावर निकालने के लिए ना फोर्स की रिक्वायरमेंट है। इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 में पावर को आप क्या लिख सकते हो, फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स बन जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। मास की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, कैपिटल m गिवन है। एक्सेलरेशन की वैल्यू को a से रिप्रेजेंट करते हो और वेलोसिटी की वैल्यू को कैपिटल v से, स्टिल इज इक्वल टू कैपिटल m। एक्सेलरेशन की वैल्यू बन जाएगी आपके पास v डिवाइडेड बाय कैपिटल t, और साथ में मल्टीप्लाई करना है कैपिटल v। इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास जो पावर की वैल्यू है, पावर की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 2as। पावर की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, m v स्केयर डिवाइडेड बाय t। ये वैल्यू आती है आपके पास एम वी स्केयर डिवाइडेड बाय टी। द पावर डिलीवर्ड टू द पार्टिकल इज, इफ द स्पीड एक्वायर्ड इन टाइम टी इज वी, इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है, तो पावर की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है यहां से, एम वी स्केयर डिवाइडेड बाय टी। एक बार इसका आंसर क्रॉस चेक करते हैं हम। पावर को आपने कैसे एक्सप्रेस कर दिया, फोर्स इनटू वेलोसिटी से। ये ना इंस्टेंटेनियस पावर को रिप्रेजेंट करता, हमको ना पावर का यहाँ पे ना रेट ऑफ डूइंग वर्क वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अगर आप वो फॉर्मूला यहाँ पे लगाते हो रेट ऑफ डूइंग वर्क का, ये तो इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला है ना, इंस्टेंटेनियस पावर तो टाइम डिपेंडेंट हो जाएगी। हेयर पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क। अगर पावर को आप ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हो रेट ऑफ डूइंग वर्क की फॉर्म में, डी डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डी टी। इसका मतलब है पावर को आप कैसे लिख सकते हो, डी बाई डी टी ऑफ अमाउंट ऑफ वर्क डन। वर्क डन हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, पावर का फॉर्मूला आपके पास कितना आ जाएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन के साथ ये मूव कर रहा है, तो फोर्स को अपना कॉमन भी ले सकते हो यहाँ पे। आप इसको ना फर्दर ऐसे लिख दो, फोर्स को आप लिख दोगे मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू में डिस्टेंस। ऐसे लिख सकते हो पावर को, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है डी एस डिवाइडेड बाई डी टी। टी टाइम में उसने ना वी वेलोसिटी एक्वायर कर ली। इसका मतलब क्या हुआ, पावर की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, मास कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है, डी एस डिवाइडेड बाई डी टी। ये वैल्यू आपके पास बन जाती है, इसको आप ना इक्वेशन 1 मान लो। नाउ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी जब आप लगाओगे तो ये आपके पास बन जाएगा a इंटू कैपिटल टी।
सॉरी फॉर द इंटरप्शन। हम ना यहाँ पे क्या यूज करेंगे फॉर्मूला, अब जो पावर है ना, पावर को आप ना कैसे लिखोगे, आप पावर को कैसे लिख सकते हो? पावर को हमने कैसे लिखा था? डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स विद वेलोसिटी। फोर्स को आप लिख दोगे मास इंटू एक्सेलेरेशन इंटू वेलोसिटी। फर्दर जब आप पावर को एक्सप्रेस करते हो तो ये बन जाएगा मास इंटू वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन को लिख दोगे dv डिवाइडेड बाई dt। इसका मतलब पावर इंटू डी टी इज इक्वल टू, और ये आपके पास बन जाएगा मास इंटू वेलोसिटी इंटू में dv। अब आपको ना, क्योंकि पावर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पावर डिलीवर टू द पार्टिकल इज, इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ। जब आप इसको इंटीग्रेट करते हो, और कितने टाइम इंटरवल में आपको ये करना है, जीरो से लेके कैपिटल टी तक, और वेलोसिटी कितनी एक्वायर कर ली, जीरो से लेके कैपिटल वी। इसका मतलब क्या हुआ, ये बन जाएगा पावर इनटू में टाइम, और इसकी लिमिट है जीरो से कैपिटल टी इज इक्वल टू, ये आपके पास बन जाएगा एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू, और ये वैल्यू है जीरो से कैपिटल वी, स्टिल इज इक्वल टू, ये बन जाएगा पावर इनटू में कैपिटल टी इज इक्वल टू, ये बन जाएगा हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, स्टिल इज इक्वल टू। फर्दर जब आप इसका आंसर लिखते हो तो आपको जो पावर मिलती है वो कितनी वैल्यू मिलती है, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ टी, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ टी, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड ऑप्शन। सो इस तरीके से आप ना प्रोसीड कर सकते हो इसको। फर्दर आपको कोई डाउट हो तो आप डिस्कस कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज, एक बॉडी को ना वर्टिकली अर्थ से ना प्रोजेक्ट कर दिया, और वो कितनी हाइट उसने गेन कर ली, अर्थ की रेडियस के इक्वल गेन कर ली बिफोर रिटर्निंग टू द अर्थ। पावर एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज ग्रेटेस्ट। तो पावर जो ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर एग्जर्ट करेगा वो ना ग्रेटेस्ट कब होगी, ये वैल्यू आपको ना फाइंड आउट करनी है। अर्थ की रेडियस आर है, और जो उसने ऑब्जेक्ट ने हाइट गेन की है, ऑब्जेक्ट ने ना जो हाइट गेन की है वो हाइट है अर्थ की रेडियस के इक्वल। ध्यान देना जरा, जैसे जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी है वो ना नॉन जीरो है, फाइनल टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके उसकी ना वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। सो जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस पे पावर एक्सर्ट करेगा वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है। लेकिन जो इसकी ना रिटर्न जर्नी होगी, रिटर्न जर्नी में जिस पॉइंट पे अर्थ की सरफेस से जिस वेलोसिटी से उसने ना इसको प्रोजेक्ट किया था, और धीरे धीरे जैसे ये ना स्लो डाउन होता चला जाएगा, सॉरी ये डाउनवर्ड आता चला जाएगा, तो इसकी ना वेलोसिटी इंक्रीज होती चली जाएगी डाउनवर्ड मोशन के दौरान। अब जब ये अगेंस्ट ग्रेविटी मूव कर रहा है उस टाइम जो वर्क डन बाय द, इनिशियली तो जो इनिशियल जो उसकी वेलोसिटी प्रोवाइड की है वो तो ना अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स की वजह से है, तो वहां पे तो ग्रेविटेशनल फोर्स ने इस पे कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन किया ही नहीं। मान लीजिए जिस पॉइंट से इसको ना प्रोजेक्ट किया, यहां पे अगर आप ना अमाउंट ऑफ वर्क डन को W1 से एक्सप्रेस करते हो, जो W1 है, W1 क्या है, एक्सटर्नल वर्क है, उस पे एक्सटर्नल वर्क है। और फाइनली जब ये इसको क्रॉस करेगा उसी सेम वेलोसिटी के साथ, वो वर्क हो जाएगा W2। W2 क्या है, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी। और ये जो W2 है, W2 है जो कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा इस पे, ये बन जाएगा सिंपल मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, तो ये बन जाएगा मास इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। इनिशियल वेलोसिटी भी कुछ ना कुछ थी इसकी। सो जिस पॉइंट को ये क्रॉस करेगा, ये ना मैक्सिमम स्पीड के साथ क्रॉस करेगा अर्थ की रेडियस के जितनी हाइट पे पहुंच जाने के बाद। सो एट द इंस्टेंट जस्ट बिफोर द बॉडी हिट द अर्थ, एट द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ द बॉडी, ये तो हो नहीं सकता। इट रिमेन कॉन्स्टेंट, ये भी नहीं है। एट द इंस्टेंट जस्ट आफ्टर द बॉडी इज प्रोजेक्टेड, ये भी नहीं है। तो ये जो सेकंड ऑप्शन है ना, एट द इंस्टेंट व्हेन जस्ट बिफोर द बॉडी हिट द अर्थ, अर्थ की सरफेस को हिट करने से पहले, क्यों, क्योंकि ये जो वर्क डन है ना, ये क्या होता है, ऑन द बॉडी, वर्क इज डन ऑन द बॉडी बाय द ग्रेविटी।
बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। और उस टाइम ना उसकी मैक्सिमम स्पीड के साथ वो ग्राउंड पे हिट करेगा, तो वो उसके अंदर ना एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या फिर अर्थ के फोर्स की वजह से ही वेलोसिटी उसने एक्वायर की है। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। फाइनल वेलोसिटी मान लीजिए ये v से हिट करेगा, और ये जो फाइनल वेलोसिटी के साथ हिट करेगा वो होगी कितनी, ट्वाइस ऑफ g इंटू एच इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू रेडियस ऑफ अर्थ। इस वेलोसिटी के साथ हिट करेगा, और ये इसकी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी। सो फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज की क्लास का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है उसमें ना क्या सिचुएशन गिवन है। ह्यूमन हार्ट की बात कर रहे हैं, पंप 5 लीटर ऑफ ब्लड, जो कैपेसिटी है या फिर मास ऑफ द ब्लड है, सॉरी वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है ब्लड का, 5 लीटर, थ्रू द आर्टरीज पर मिनट एट ए प्रेशर ऑफ, टाइम की वैल्यू कितनी गिवन है, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। प्रेशर कितने प्रेशर के साथ, 150 mm ऑफ Hg। जब आप इसको ना मीटर में कन्वर्ट करते हो, मीटर में जब आप इसको ना कन्वर्ट करोगे तो आपको ये कितनी वैल्यू मिलती है, mm ऑफ Hg है ना ये। मरकरी की ना डेंसिटी आपको दे रखी है, डेंसिटी ऑफ द मरकरी, Hg से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, 13.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 10 है। पावर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सिंपल आपको। पावर को आप ना कैसे लिख सकते हो, रेट ऑफ डूइंग वर्क। इसका मतलब क्या हुआ, पावर इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। अब वर्क को आप ना कैसे लिख सकते हो, प्रेशर इनटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम, क्योंकि वॉल्यूम भी आपको गिवन है ना इस केस में। इसका मतलब क्या हुआ, प्रेशर सॉरी पावर इज इक्वल टू, अब ये यहाँ पे ना प्रेशर है, प्रेशर का फॉर्मूला बनेगा हाइट इंटू डेंसिटी इंटू ग्रेविटी इंटू में वॉल्यूम। यहाँ पे जो पी है वो किसके लिए ना, प्रेशर के लिए यूज कर रहे हो, और ये पी पावर के लिए यूज कर रहे हो, डिवाइडेड बाय टाइम। इसका मतलब क्या हुआ, जो पावर है, पावर की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी फाइनली, पावर इज इक्वल टू हाइट की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 150 mm ऑफ Hg दे रखा ना आपको ये। If the density of mercury is this and acceleration due to gravity, then power। बस आप इनको ना क्रॉस मल्टीप्लाई सॉरी मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ पे डाटा में पुट करते हैं। हाइट की वैल्यू ये बन जाएगा 150 mm, इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे, 13.6 इंटू 10⁻³ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 10 है, डिवाइडेड बाय टाइम की वैल्यू आपके पास है 60 सेकेंड, और फर्दर वॉल्यूम की वैल्यू आपके पास कितनी दे रखी है, 5 लीटर। लीटर को आप ना कन्वर्ट भी कर सकते हो, तो ओवरऑल जब आप इसको ना सोल्व करते हो तो आपको ना आंसर जो मिलता है वो आंसर आपको कितना मिलता है, 1.70 वोल्ट के अंदर ये पावर आ जाएगी। थर्ड ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो आज का जो हमारा सेशन है वो यहाँ पे ना कंप्लीट होता है। फर्दर अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मैसेज के थ्रू डिस्कस कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो रहेगा कोलिजन। आपने क्लास को मैक्सिमम शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है।
थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।